हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 और आज के वीडियो में हम करेंगे आपका मूल्यांकन, यानी हम ये जानेंगे कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विधियाँ कौन कौन सी हैं? हमने इसकी बात पहले कर ली थी, एक बार शॉर्ट में फिर से कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने ये चैप्टर किया था तब हमने इसकी डिटेल में बात की थी। एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं हम बात इसकी। देखिए, जो संचार शब्द है, इंग्लिश का एक वर्ड है कम्युनिकेशन, उसका पर्याय है, और लैटिन का क्या वर्ड है? कम्युनिस, उससे ये निकला है, जिसका अर्थ है सर्वसामान्य यानी कि कॉमन। इसलिए न केवल विचारों मतों को व्यक्त करना ज्ञान सूचना प्राप्त करने से संबंधित है, बल्कि इसमें विषय को बिल्कुल उसी अर्थ में समझना भी शामिल है जो संप्रेषक और ग्राही के लिए समान हो। हमने पहले भी बात की थी, संप्रेषक कौन होता है और ग्राही कौन होता है? ग्राही यानी कि रिसीवर, संप्रेषक यानी कि सेंडर। इस वक्त मैं कौन हूँ? सेंडर। मैं आप तक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इस मैसेज को ले रहे हैं, तो आप क्या हो गए? रिसीवर। तो जितनी भी सूचनाएं हैं उनको उसी अर्थ में समझना भी शामिल है। मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों अगर जिनको हिंदी भाषा नहीं आती हो, तो यानी ये एक तरह का सही संचार नहीं हुआ। या ये लेसन मैं आपको उर्दू में या इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, किसी ऐसी भाषा में पढ़ाऊँ जो आपको नहीं आती हो, तो ये संचार सही नहीं कहलाएगा। तो जो मौखिक और गैर शाब्दिक संचार हैं उसकी जो विभिन्न विधियां हैं उनको हम जान लेते हैं। पहले नंबर पे है हमारा मौखिक या शाब्दिक संचार। देखिए, मौखिक संचार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओरल, जिसमें बोलना शामिल है, हमारा गाना शामिल है, और कभी कभी स्वर का लहजा भी मौखिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, अगर कोई हमें मुस्कुरा के बात कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उसका मूड अच्छा है। जैसे ही स्वर का लहजा यानी कि जो हमारी बोलने की टोन है जैसे ही चेंज होती है, हम समझ जाते हैं उससे भी सामने वाले का मूड कैसा है। इसे विशेष रूप से हम अपने मम्मी पापा या टीचर के लहजे से भी समझ लेते हैं। आपकी मम्मी ने थोड़ा सा भी आपको गुस्से में बोलना होता है तो उनके फेस से स्माइल गायब हो जाती है और एकदम से आवाज़ ऊंची हो जाती है ना। स्वर के लहजे की हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे हमने कहा अच्छा आइए, और हमने कहा अच्छा, और एक हमने कहा अच्छा, है ना। तो ये तीनों लहजे अलग अलग हैं और तीनों का अर्थ भी अलग अलग है। सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का, देखिए हमारा जितना भी एक्टिव टाइम होता है उसका लगभग 70% यानी कि 70% हम किस में बिताते हैं? मौखिक रूप से संचार करने में, यानी कि सुनने में, बोलने में और जोर से पढ़ने में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे गैर शाब्दिक संचार की। देखिए, जो गैर शाब्दिक संचार है, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसे? मैंने आपको इस तरह से हाथ हिलाया है ना, तो आप समझ गए कि अब मैडम के जाने का समय हो गया है और मैम हमें बाय बोल रही है। हमने किसी बच्चे को इस तरह से इशारा किया, वो आने का संकेत हुआ। हमने दोनों हाथ अपने जोड़ लिए या इस तरह से करा या हेलो करा, तो बिना बोले भी हमने बहुत कुछ कह दिया। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर इस तरह से निशान लगा हुआ होता है, आप समझ जाते हैं हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ निशान है, आप समझ जाते हैं इस तरफ जाना है। या हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना, हम एकदम से अगर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर तो हम क्या करते हैं? इस तरह से अपने हाथ करने लग गए या पलके झपकाने लग गए, इधर उधर देखने लग गए, तो ये भी एक तरह का गैर शाब्दिक जो है संचार है। हमारा आई कांटेक्ट, हमारी लिखाई, पहनावा, केश सज्जा। देखिए, पहनावा कैसे है? आपने देखा होगा कि एक स्पेशल तरह की जो ड्रेस होती है हर तरह के प्रोफेशन के लिए होती है। आपने देखा काला कोट पहना हुआ है, आप समझ जाते हैं वकील है। सफ़ेद रंग का कोट पहना हुआ है, गले में स्टेथोस्कोप है, आप समझ जाते हैं ये डॉक्टर है ना। पुलिस की वर्दी है। ऐसे बहुत सारे पहनावे हैं जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसके साथ ही वास्तुकला, प्रतीक और संकेतों की भाषा, जनजातीय लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले धूम्र संकेत, ये सब किसके उदाहरण हैं? गैर शाब्दिक संचार के। इतना ही नहीं बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और
और दूं, जो हमारी केश सज्जा है यानी हम बाल किस तरह से बना रहे हैं, ये भी एक गैर शाब्दिक संचार का ही उदाहरण है। इसका मैं आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि केश सज्जा गैर शाब्दिक संचार कैसे हो सकता है। तुरंत अपनी नोटबुक उठाइए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और लिखिए कि केश सज्जा गैर शाब्दिक संचार का उदाहरण कैसे हो सकता है। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संचार प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, इसे हमने एक बहुत अच्छे मॉडल से समझ लिया था, हमारा SMCRE मॉडल, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसे हम एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं कि संचार की प्रक्रिया क्या है। देखिए, किसी भी माध्यम के जरिए, माध्यम यानी कि मीडियम, उसके जरिए प्रेषक, प्रेषक क्या है यहाँ पे, सेंडर, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन या किसी भी विषय के जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं संचार। इस प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से सूचनाओं के आदान प्रदान में वह लचीलापन शामिल है जिससे सेंडर और रिसीवर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही ठीक रूप से, स्पष्ट रूप से सूचना को समझ लें। बच्चों, मैं बार बार आपके सामने इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो। प्रेषक, ग्राही, प्राप्तकर्ता, इन सब के बीच में संदेश पर आगे की योजना बनाने के लिए दर्शकों की प्रतिपुष्टि, इसकी हमने बात की थी, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, फीडबैक, ये भी उसी तरह ग्रहण की जाती है जैसे बाजार में कोई उत्पाद भेजने से पहले बाजार सर्वेक्षण किया जाता है। ये हमने एग्जाम्पल से पिछले वीडियो में कर लिया था। देखिए, प्रभावी और सफल संचार के लिए मुख्य 5 घटकों को नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिसकी हमने अभी भी बात की थी। हमारा SMCRE मॉडल आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। हम एक बार शॉर्ट में इसको और रिपीट कर लेते हैं। S यानी कि हमारा जो स्रोत है, यानी कि सोर्स, है ना। M से हम समझेंगे हमारा संदेश यानी कि मैसेज। उसके बाद है C यानी कि हमारा चैनल। ये आप लिख लीजिएगा, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पहले आप लिख चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो प्लीज़ लिख लीजिए, है ना। ग्राही यानी कि हमारा रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, और E यानी कि इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सूचना का प्रभाव यानी कि प्रतिपुष्टि। आपकी सहायता के लिए इसे मैंने इंग्लिश में भी लिख लिया है ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। देखिए, जो हमारा ये सोर्स है यानी वो संचारक भी है, उद्भावक भी है और प्रेषक भी है। हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में सोर्स की, है ना। यह ही प्रक्रिया को शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, सोर्स यानी कि स्रोत। यही वो व्यक्ति है जो कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करता है। आज की अगर हम एग्जांपल लें तो ये जो वीडियो है उसका सोर्स यानी कि स्रोत कौन है, मैं हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप कौन है, रिसीवर। मैं कौन हूँ, सेंडर। पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यही एक उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वह श्रोता के एक विशिष्ट समूह को इस प्रकार संदेश देता है कि संदेश के सही संप्रेषण में परिलक्षित होता है, बल्कि इससे अपेक्षित अनुक्रिया यानी कि रिएक्शन भी प्राप्त होता है। अब देखिए, जो सोर्स है वो कोई भी हो सकता है। घर पे अगर आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका टीचर, आपका दोस्त, कोई भी सोर्स हो सकता है। आपके साथ में काम करने वाला, कोई नेता भाषण दे रहा है, कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, लेखक है ना, किसान है, और कहीं भी देश के दूरस्थ क्षेत्र से देशज जानकारी रखने वाला जनजातीय व्यक्ति भी हो सकता है। जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई एक व्यक्ति ही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मैसेज, यानी कि जो सेंडर है वो क्या जानकारी दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है ना, जिससे संचारक प्राप्त रखने की इच्छा रखता है, स्वीकार करता है या कार्रवाई करता है। देखिए, ये जो चैप्टर है मेरा ज़रूरी नहीं है मैथ के स्टूडेंट्स के लिए ये इंटरेस्टिंग हो या वो इसमें अपना इंटरेस्ट लें। क्यों? क्योंकि ये होम साइंस का है। या अगर ये फिज़िक्स का चैप्टर होता तो ज़रूरी नहीं है होम साइंस के बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी इच्छा रखना, उसको स्वीकार करना
और उस पर कार्रवाई करना। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आम जानकारी हो सकती है, टेक्निकल, वैज्ञानिक, है ना, कुछ भी, कोई व्यक्ति, समूह या बड़े जन समुदाय की ज़िंदगी, ज्ञान, कोई भी विचारधारा, कोई भी सामान्य सी जानकारी मैसेज हो सकती है। मैसेज सरल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये पहले हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो हम इसे एक बार शॉर्ट में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल में हम इसकी बात हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा चैनल, यानी कि माध्यम, किस माध्यम से संदेश को भेजा जा रहा है ना। यूट्यूब हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, लिख कर हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे चैट हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिसके भी द्वारा, संचार का वह माध्यम जिसके द्वारा कोई जानकारी प्रेषक से ग्राहियों तक पहुंचती है, यानी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, चैनल, है ना। आमने सामने बैठकर किया गया संचार एवं मौखिक संचार संचार के अधिक सहज और प्रभावी साधनों में से एक है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम आमने सामने बैठे होते हैं तो गलती के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हम चैट कर रहे हैं, हो सकता है हमने कुछ गलत लिख लिया, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हो सकता है सिग्नल लॉस्ट हो जाए, नेटवर्क कम आ जाए, या कोई बात हमें समझ में नहीं आए, या पीछे से कोई शोर हो रहा है। इसलिए जो आमने सामने यानी कि फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है, उससे सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। देखिए, विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो विकासशील हैं, अल्प विकसित हैं, कहीं पर भी यही सर्वाधिक प्रचलित संचार का माध्यम है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पॉसिबल नहीं था कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलकर बात करे। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से अब बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और बहुत सारे अलग अलग संदेश के माध्यम आ गए हैं। चैनल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्व्यक्तिक संचार चैनल और जनसंचार माध्यम द्वारा संचार के चैनल। अंतर्व्यक्ति में कौन कौन से हैं? अलग अलग व्यक्ति और समूह। जनसंचार में कौन से हैं? उपग्रह, बेतार और ध्वनि तरंगे। हमने बात कर ली थी हमारे वीडियोस में, उपग्रह यानी सैटेलाइट, बेतार जिसकी हमने बात की थी ना, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़, और ध्वनि तरंगे, इन सब की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद है ग्राही यानी प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। देखिए, ग्राही भी सेंडर की तरह कोई भी हो सकता है, वो बूढ़ा है, जवान है, छोटा बच्चा है, कोई औरत है, कोई आदमी है, स्त्री, पुरुष, कुछ भी, कोई भी हो सकता है ना। ग्राही समूह जितना अधिक समरूप होगा, जो कम्युनिकेशन है, जो सफल संचार है, उसके भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। उसके बाद है प्रतिपुष्टि यानी कि सूचना का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसे भी हम एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। देखिए, जो पूरी संचार की प्रक्रिया है यानी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये तब तक अधूरा रहता है यानी इनकम्प्लीट रहता है जब तक हमें उसके संबंध में अनुक्रिया प्राप्त नहीं हो। आपने देखा होगा, आपकी जो टीचर है, आपसे लेसन फिनिश करने के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, या आपसे सुना जाता है, या आपका मूल्यांकन किया जाता है। क्यों? ये पता लगाने के लिए कि आपको वो संदेश कितना समझ में आया है। इसीलिए मैं भी आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देती हूँ और बीच बीच में प्रश्न पूछती रहती हूँ, ये पता लगाने के लिए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, और समझ में आ रही है तो कितनी समझ में आ रही है। यह किसी भी संचार प्रक्रिया का पहला कदम भी है और लास्ट फैक्टर यानी अंतिम घटक भी यही है। यदि संदेश की अनुक्रिया भी वही हो जिसकी संभावना थी, तो यह चक्र पूरा हो जाता है। देखिए, कोई भी जो सेंडर है उसका एक पर्पज़ होता है, एक एक्सपेक्टेशन लेके चलता है कि जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो ग्राही है, रिसीवर हैं, वो क्या इसका रिएक्शन देंगे। अगर वही रिएक्शन आता है तो ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तथापि यदि लक्षित दर्शकों, श्रोताओं की प्रतिक्रिया से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते तो क्या होता है, जो मैसेज है उस पर पुनः विचार किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, उसमें चेंजेस किया जाता है और संपूर्ण संचार प्रक्रिया दोहराई जाती है। आपने भी देखा होगा कि क्लास में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई लेसन समझ में नहीं आ रहा, तो आप टीचर से दोबारा पूछते हैं, फिर किसी दूसरे तरीके से आपको वो समझाया जाता है, विजुअल एड्स के माध्यम से या किसी भी अन्य व्याख्या के माध्यम से।
अब हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये उदाहरण हमने पहले ले लिया है। जब कोई शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? प्रतिपुष्टि कहलाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और है कि जितने भी समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स यानी कि पत्रिकाएं हैं, उसमें जो पाठकों के पत्र होते हैं, पाठक यानी कि रीडर्स यानी कि हम जो हम पढ़ रहे हैं, उनके जो पत्र हैं, संपादक और लेखकों को दी गई प्रतिपुष्टि भी इसी का एक रूप है। और टेलीविज़न और कार्यक्रमों की उन्मत्ता निर्धारण बिंदु यानी कि टीआरपी, देखिए जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा होती है उस चैनल से हमें ये समझ में आ जाता है सेंडर को कि रिसीवर को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। संचार प्रक्रिया में जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी, संचार भी उतना ही प्रभावी और दीर्घ होगा। क्या ऐसा है? हमने बात की थी ना सेंसस की, कि सेंसस के बेस पे हमने जब क्लासिफिकेशन किया था कि कितनी इंद्रियां शामिल है, तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो औचित्य सहित इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही है। जितनी ज़्यादा सेंसस शामिल होती हैं उतना ही ज़्यादा संचार प्रभावी और दीर्घ होता है। हमने इसे हमारी वीडियो में किया था, अभी शॉर्ट में एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। किताब में पढ़ने की तुलना में टीवी पर प्रसारण अथवा जीवंत लोक नृत्य अथवा शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देखने से हमें अपनी परंपरा को समझने में आसानी होती है और यह अधिक रुचिकर भी होता है। देखिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको राजस्थान के या भारत के या किसी भी पारंपरिक नृत्य के बारे में बताया जाए और आप केवल उसे किताब में पढ़ें तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अगर वो आपको डायरेक्ट टीवी पे दिखा दिया जाए तो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा और ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अब हम इसका औचित्यकरण यानी कि हमने जो कहा है कि ये बिल्कुल सही लाइन है, देख लेते हैं किस तरह से लाइन वो सही है। लोग जो पढ़ते हैं उसका 10% तक याद रखते हैं। हमने यहाँ क्या किया? पढ़ना, और इसमें हमारी कौन से सेंस शामिल हुई? दृश्य, है ना। हमने सिर्फ उसको देखा है। हम जब भी कोई बुक पढ़ रहे हैं हम उसको सिर्फ देख रहे हैं, है ना, सुन नहीं रहे, क्योंकि वो बुक बोल नहीं रही। अभी हम एक टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, ई बुक की बात नहीं कर रहे, है ना। वो बुक बोल नहीं रही, ना ही, है ना, हम उससे बातचीत कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो अभी हम केवल उसको देख सकते हैं। तो हमारी सिर्फ आइज़ उसमें शामिल है, हमारी केवल एक इंद्री का उसमें प्रयोग किया गया है। तो हमें कितना प्रतिशत याद रखते हैं? हम उसको 10% तक। अगर हमने उसे सुना, पढ़ा और सुना, तो उसका लगभग 20 से 25% तक हमें याद रहता है। आपने देखा होगा घर पे मम्मी पापा, टीचर, फ्रेंड किसी ने भी आपको बात बताई तो ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय तक पूरी की पूरी आपको याद रह गई, उसका लगभग 20 से 25% तक आपको याद रहता है। अब आपने किसका यूज़ किया? सुनने का, श्रव्य का। आपने यहाँ पे अपने कानों का, अपने ईयर्स का यूज़ किया है। उसके बाद लोग जो देखते हैं उसका लगभग 30 से 35% उनके दिमाग में रहता है। आपने देखा होगा आपको पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है, तो वो एड्स इतने प्रभावकारी होते हैं कि आपको लगभग 30 से 35% तक उसका याद रहता है। हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सड़क के किनारे लगे हुए पोस्टर्स, होर्डिंग्स, चार्ट्स, है ना, या कोई भी ऐड, उसका हमें लगभग कितना याद रहता है? 30 से 35%। यहाँ हमने देखा यानी कि दृश्य। उसके बाद लोग जो देखते हैं और सुनते हैं उसका 50% या उससे अधिक वे याद रखते हैं। यानी अब आपने उसको देखा भी और उसको सुना भी। जैसे अभी ये जो चैप्टर चल रहा है आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, यानी आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, है ना। इसमें आपने दृश्य और श्रव्य दोनों का प्रयोग किया। अब लोग जो देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं उसका कितना प्रतिशत याद रहता है? लगभग 80 to 85 यानी 80 से 85% तक, या उससे भी अधिक याद रह सकता है। अब आपने क्या किया? देखा,
सुना और किया। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मैंने आपको बता दिया कि राजस्थानी नृत्य है घूमर है या पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा, उसमें इस तरह की पोशाक पहनी जाती है। बच्चों आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह से होता है, इस तरह के इसके बोल होते हैं। और वही मैंने आपको किसी कल्चरल प्रोग्राम में 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे आपको परफॉर्म करने का वही मौका मिला, तो अब आपने देखा, सुना और किया, तो वो आपको कितने प्रतिशत तक याद रहेगा? 80 से 85%। रामायण का जो रोल प्ले है वो भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी दीपावली के आसपास रामायण का एक लोक नाटक होता है। बच्चों ने किताब में देखा, उसको टीवी पर सुन लिया रामायण को, और अगर वो रोल प्ले कर लिया तो उन्हें वो काफ़ी हद तक याद रहता है। तो ये था हमारा औचित्य, यानी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अधिक इंद्रियों को प्रयोग करने पर किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन अधिक रूप से स्पष्ट और समझ में आता है और स्थायी रहता है, यानी हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। इसलिए आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, आप ये लेसन देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर वो एक्टिविटी भी आप कर लेते हैं तो आपको वो और ज़्यादा समझ में आ जाता है, स्थायी मेमोरी यानी आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चला जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संचार माध्यम दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए आपकी जो रूटीन लाइफ है उसको संचार माध्यम कैसे प्रभावित करते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आइए इसका आंसर जान लेते हैं और विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों की व्याख्या कीजिए। देखिए रेडियो सुनते समय या टेलीविज़न देखते समय आप जो सुनते हैं या देखते हैं वो आपको किसी ना किसी रूप में ज़रूर प्रभावित करता है, आप पे अपना इफ़ेक्ट डालता है, और यही क्या है, संचार माध्यम का प्रभाव है। आपने बार बार रेडियो पे सुन रहे हैं, टेलीविज़न पे बार बार आ रहा है कि आपको बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, है ना, कोविड टाइम पे आपको मास्क लगा कर रखना चाहिए, 2 गज दूरी रखनी चाहिए। तो पहले चाहे आप इसको स्वीकार नहीं भी कर रहे थे, लेकिन बार बार रेडियो पे सुनने के बाद और बार बार टीवी पर देखने के बाद आप उन आदतों को अपनाने लगते हैं। यह किसका प्रभाव है? संचार माध्यम का ही प्रभाव है। संचार माध्यम से क्या अभिप्राय है? वे साधन जो धारणाओं, विचार, भावनाएं, नए तथ्य, अनुभव आदि को प्रेषित यानी भेजते हैं और प्रसारित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि संचार माध्यम का दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ये संचार माध्यम प्ले करते हैं, लेकिन किस तरह से हम जान लेते हैं। देखिए हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी, शॉर्ट में एक बार और बात कर लेते हैं कि संचार माध्यम हमारे दैनिक जीवन को इसलिए भी बहुत अधिक प्रभावी करते हैं क्योंकि ये हमारे विचारों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आज आपने देखा होगा कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर, खान पान को लेकर, अपने स्किन रूटीन को लेकर, अपने बालों को लेकर, अपनी नींद को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो ये किसका परिणाम है? संचार माध्यमों का, जबकि पहले ऐसा नहीं था, है ना। और यह प्रभाव कभी कभी सकारात्मक होता है तो कभी कभी नकारात्मक भी होता है। देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से अपने जीवन में उतारते हैं, उसका सकारात्मक पक्ष ले रहे हैं या नकारात्मक पक्ष ले रहे हैं। जो संचार माध्यमों का वर्गीकरण है हमने इसे 2 भागों में बांटा था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, पारंपरिक संचार माध्यम और आधुनिक संचार माध्यम। जल्दी से अपने दिमाग पर जोर डालिए और जल्दी से लिखिए कि कौन से हैं आधुनिक और कौन से हैं पारंपरिक। देखिए हम शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको। पारंपरिक संचार माध्यम कौन से हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो हमारी परंपरा में हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और दूरस्थ क्षेत्र है उसमें जो मुख्य रूप से संचार का जो प्रभावी माध्यम है वो यही है। इसमें क्या है?
कठपुतली, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, मौखिक साहित्य, मेले, त्यौहार, है ना, अनुष्ठान, संकेत, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं, स्थानीय मुद्रित सामग्रियां, जनजातीय समूहों के ढोल महोत्सव, छायापुतली, रेडियो उत्सव और यात्राएं। आपने देखा होगा कि पहले गांवों में और आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं, ऐसे मेले होते हैं जिनमें बहुत सारी सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है, बहुत सारे संदेशों को दिया जाता है। कठपुतली मैंने आपको बताया था 2 धागों से बांध दिया जाता है और एक नाटक का मंचन किया जाता है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, दक्षिणी हिस्सों में विशेषकर सूत्रधारिका के नाम से। इन माध्यमों द्वारा देश भर के विभिन्न संप्रदायों के संदेश, अभिव्यक्तियों, भावनाओं और परंपराओं का संप्रेषण होता है। इसकी हमने डिटेल में बहुत अच्छे से बात की थी हमारे पिछले वीडियोस में, इसलिए मैं यहाँ आपको केवल शॉर्ट में समझा रही हूँ। हम बात कर रहे हैं अब हमारे आधुनिक संचार माध्यमों की। इसमें सबसे पहले नंबर पे हम ले लेते हैं, जिसके बिना आज चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, सबके हाथ में है, क्या है? मोबाइल फ़ोन, है ना। देखिए जो मोबाइल फ़ोन है डेली उसमें नए चेंजेस आ रहे हैं, डेली न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, डेली उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्षमता में सुधार होता जा रहा है, रोज़ नए नए फीचर्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं। और जो कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है और इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट की जो सुविधा है, उससे ऐसे लगता है कि संचार माध्यम ने एक नए जनरेशन में, एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। रेडियो, उपग्रह, टेलीविज़न, आधुनिक मुद्रण माध्यम, फिल्म प्रदर्शन की विभिन्न पद्धतियाँ, ऑडियो कैसेट, प्रोजेक्टर, कॉम्पैक्ट डिस्क, केबल और बेतार प्रौद्योगिकी, वीडियो फिल्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। इन सब की हमने डिटेल में बात कर ली थी, आप याद कीजिए। मैंने आपको बताया था वायरलेस टेक्नोलॉजीज़, लैंडलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, है ना, वायर वाली जो टेक्नोलॉजी है। हमने सैटेलाइट की बात की थी, हमने साइट की बात की थी, है ना, हमने वीडियो फिल्म की बात की थी, इंटरेक्टिव वीडियोज़ की बात की थी। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए और 2 आवश्यक संचार प्रौद्योगिकी की सविस्तार चर्चा कीजिए जिनसे संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है, और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर किए हुए, हमने पिछले वीडियो में इसकी बात कर ली थी। इससे जस्ट पहले मैंने जो आपको इसका भाग दिया था उसमें हमने इसकी बात की थी। एक बार फिर से शॉर्ट में हम इसको समझ लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं डेफिनेशन, यानी संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा। देखिए संचार प्रौद्योगिकी का जो संबंध है सूचना को नियंत्रित यानी उसको कंट्रोल करने और संचार को सहायता देने के लिए विकसित और प्रयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकियों से है। इसमें आधुनिक यानी कि मॉडर्न प्रौद्योगिकियां भी शामिल है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा के प्रेषण के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक संकेत भी हो सकते हैं, वो जो संकेत है वो डिजिटल भी हो सकते हैं। देखिए यूनेस्को के अनुसार संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सूचनाओं को प्रसारित करने, स्टोर करने, बनाने, साझा करने और विनिमय करने के लिए उपयोग में की जाती है। ये जो आपकी डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिए आज हम किसी भी डाटा को कितने भी लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके कारण? संचार प्रौद्योगिकी के कारण। देखिए पिछले 30 वर्षों में, लास्ट 30 ईयर्स में जो उपग्रह संचार है वो लगभग सभी देशों में पहुंच गया है, और संचार में जो मानव जीवन है, विभिन्न जितने भी पहलू हैं मानव जीवन के, उसमें एक क्रांति आ गई है, एक तरह की रेवोल्यूशन आ गई है। उपग्रह संचार की हमने डिटेल में अच्छे से बात कर ली थी कि ये क्या है ना। हमने इससे पिछले वीडियो में इसको समझ लिया था, हमने ये भी समझ लिया था कि इसके विशेष लक्षण कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था इसके अनुप्रयोग, रिमोट सेंसिंग, है ना, जो हमारे एसी का, टीवी का, किसी भी चीज़ का जो रिमोट है, हमने उसके एग्जाम्पल है, इसके हमने बात कर ली थी। और हमने इसके किसके बारे में बात की थी? हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारी जो दूरसंचार प्रणाली है, और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जो आपस में वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों के विकास और
जो शीघ्र निर्णय लेने की हमारी क्षमता है, जो हमारे बिना वजह की ट्रैवलिंग होती है उसमें कमी आई थी, है ना। और जो सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो की, जब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात की थी, दृश्य पाठ, है ना, और माइक्रो कंप्यूटर, उपग्रह, है ना, तब हमने इसकी बात की थी। इसको हम शॉर्ट से एक बार और कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको शॉर्ट में एक एग्जांपल देके समझाया था कि व्हाट्सएप पे आपके पास एक मैसेज आया जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ है ना। अब उसमें क्लिकेबल बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपने जैसे ही राजस्थान पर क्लिक करा, आपने देखा कि राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारी आ गई। उसमें भी छोटे छोटे और एरियाज़ हैं। आपने नृत्य पे क्लिक करा, वो जानकारी आ गई। आपने टेक्स्ट पे क्लिक करा तो उसके बारे में सारी रिटर्न में जानकारी आ गई, है ना। तो उसमें बहुत सारे डिज़ायरेबल ऑप्शन होते हैं जिनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? आपके हाथ में ही होता है। ये जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया है, इसके हमने डिटेल में पहले बात कर ली थी। और इसके विभिन्न लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, हम जितनी भी जो सामग्री है उसे ड्रैग कर सकते हैं, यानी एक स्थान से हमने दूसरे स्थान पर ले लिया, उसको स्क्रॉल कर लिया। किसी पार्ट को हमें जूम करना है, हमने जूम कर लिया। किसी और जानकारी तक हमें पहुंचना है, हम किसी और वीडियो पर पहुंच गए। ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं उसमें शामिल होते हैं। और इसके लाभ और अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? देखिए, जो ये पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो है, ये मार्केटर को मौलिक वीडियो बनाने में सक्षम बनाता है। छूने योग्य यानी क्लिक करने योग्य, मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके पास टच स्क्रीन फोन है, आपने टच किया या क्लिक किया और दूसरी जानकारी आपके सामने आ गई है। और आप स्टोरी लाइन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसके माध्यम से? वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से। स्पष्टतया यानी क्लियर रूप में बहुत ही जो अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन है किसका यूज़ करके? इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करके साझा कर दी जाती है। और जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो। देखिए, जो पहले नौकरी के विज्ञापन आते थे पारंपरिक यानी जो हमेशा से चले आ रहे हैं, उनके स्थान पर एक अगर इंटरेक्टिव वीडियो प्रयुक्त कर दी जाती है तो जो भर्ती की प्रक्रिया है ना, वो बहुत ज़्यादा सुखद हो जाती है। और जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो उसके संभावित उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। और क्या होता है, जो अलग अलग ब्रांड हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस इसमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी हमारे ऊपर थोप दी जाती है। हमें जो जानकारी चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जब चाहिए, हमें इंटरेक्टिव वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। और यह ऐसे परिणाम देता है कि जब हम इसे यूज़ कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने इतनी लेट क्यों कर दी और हमने इसको पहले क्यों नहीं यूज़ किया। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप नोट कर लीजिए। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।